हेलो। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेट के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय। सेट, कैपिटल एन, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These are called natural numbers. इन नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, जीरो भी नहीं होता है, फ्रैक्शन भी नहीं होते हैं, है ना। √2, √3 इस टाइप के एलिमेंट भी नहीं होते हैं। इसमें केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो याद रखना, नेचुरल नंबर में केवल इस टाइप के नंबर ही रहेंगे। इससे बड़ा सेट होता है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। ये पर नेचुरल नंबर तो रहेंगे, साथ में जीरो को भी अगर आप शामिल करते हो तो ये कहलाएगा होल नंबर, या आप इसको बोल सकते हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। इससे थोड़ा बड़ा सेट होता है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं या कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड so on। तो आप देख रहे हो इस सेट में नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और निगेटिव नंबर्स भी हैं। तो ये कहलाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। इससे और बड़ा सेट होता है, इसे हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब तो है ही, मतलब इंटीजर्स तो है ही, साथ में से फ्रैक्शंस भी आएंगे। 1/2, 3/2, 4/3, है ना, 5/4 इस टाइप के जितने फ्रैक्शंस हैं p/q के फॉर्म में जो है वह भी रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स हैं, मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी है, इसमें होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं और साथ साथ फ्रैक्शंस भी हैं। तो ये कहलाएगा रेशनल नंबर का सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और इससे बड़ा होता है सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है सब आ जाएंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, 1/2, 3/2, 5, 4/3 ये सारे रेशनल नंबर तो रहेंगे, साथ में इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7 इस प्रकार के नंबर्स भी रियल नंबर के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो अब मुझे बताइए सबसे छोटा सेट कौन सा है। देखो, इन सभी सेट में सबसे छोटा सेट कौन सा है। नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा है ना। उससे बड़ा सेट होता है होल नंबर का सेट, उससे बड़ा सेट होता है इंटीजर नंबर का सेट, उससे बड़ा सेट है रेशनल नंबर का सेट और सबसे बड़ा है रियल नंबर का सेट। तो इस प्रकार का एक क्रम है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है सब रियल नंबर है ना। लेकिन सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर रियल नंबर है लेकिन रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। आप देख लीजिए, ये सारे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 ये सब रियल नंबर के अंदर आएंगे। 1, 2, 3, 4 रेशनल नंबर भी है, 1, 2, 3, 4 इंटीजर भी है। तो जो नेचुरल नंबर है वह इंटीजर भी होता है, जो नेचुरल नंबर है वह रेशनल नंबर भी होता है और जो नेचुरल नंबर है वह रियल नंबर भी होता है। तो इस प्रकार सेट के कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है, किस टाइप के सेट में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रहा था उसमें ये है कि यदि मान लो हम लिखते हैं x बिलोंग टू n, इसका मतलब है x इज अ नेचुरल नंबर। x बिलोंग टू n मीन्स x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, है ना। आप भी बोल सकते हो x इज एलिमेंट ऑफ n, x n का एक अवयव है और चूंकि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इस सेट में x शामिल है, x बिलोंग करता है,
तो हम बोलेंगे x इज ए नेचुरल नंबर। हम लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग टू n। क्या समझे बताओ? x इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ n। हम लिख रहे हैं x इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ n। इसका मतलब हुआ कि x इज नॉट अ नेचुरल नंबर। x जो है नेचुरल नंबर नहीं है ना? अब आप बताइए x बिलोंग टू r का मतलब क्या है? x बिलोंग टू r मीन्स क्या है बताइए? x इज बिल्कुल सही, x इज रियल नंबर। इसका मतलब है x इज अ रियल नंबर। x इज अ रियल नंबर। x डज नॉट बिलोंग टू r मीन्स, बोलिए। बिल्कुल सही, x इज नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब है x इज नॉट अ रियल नंबर। अब ये वाला साइन देखिए, इस साइन को हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इस साइन का मतलब है इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट, इस साइन को हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट। हिंदी में मतलब होता है सूचित करता है कि, सूचित करता है कि। ये वाला जो साइन है इसको हम कहते हैं इम्प्लाइज दैट। अगर मैं लिखता हूँ कि x बिलोंग टू n इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू i, इसका मतलब यह है कि x शामिल है n में, x इज एलिमेंट ऑफ n, यह सूचित करता है कि x i का भी एलिमेंट होगा, है ना? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इफ x इज नेचुरल नंबर देन इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीजर। यदि x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो x एक इंटीजर नंबर होगा, x एक पूर्णांक संख्या होगा। क्या ये सही है? देखो, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर होता है? यस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। अब मैं लिखता हूँ x बिलोंग टू i इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू n। बताओ ये सही है क्या? इंटीजर नंबर जो है वह नेचुरल नंबर है बोल रहा हूँ, ये सही नहीं है ना? जितने भी इंटीजर है सभी से भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर होता है, लेकिन इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट इम्प्लाई। ठीक है, तो इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? सूचित करता है कि डज नॉट इम्प्लाइज मीन्स सूचित नहीं करता है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट का मतलब समझ गए? इम्प्लाइज दैट का यूज करते हैं इफ देन के लिए। यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। इफ देन कंडीशन रहता है तब हम इम्प्लाइज दैट साइन का यूज करते हैं। ओके, मैं आप लोगों को सेट की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हिंदी में संवरक नियम हम कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास कोई सेट है, जैसे हमने कहा लेट जी बी अ सेट एंड जी एक सेट है, और कोई भी एक ऑपरेशन है जैसे डॉट ले लीजिए, डॉट बी एंड ऑपरेशन, जरूरी नहीं कि डॉट हो, प्लस भी हो सकता है या दूसरे ऑपरेशन भी हो सकते हैं। ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, डिफाइंड ऑन जी। तो जी एक सेट है और डॉट एक ऑपरेशन है जो जी पर डिफाइंड है। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, है ना? डॉट की जगह प्लस भी हो सकता है या दूसरे ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जी एक सेट है और डॉट एक ऑपरेशन है जी पर, डिफाइंड है, जी पर परिभाषित है। अब इफ, यदि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं जी से, और ये सूचित करता है कि ए डॉट बी यह भी जी का ही एलिमेंट है। ए जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, और ए डॉट बी भी जी का ही एलिमेंट होता है। यदि ऐसा आ जाए तो हम बोलेंगे जी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। डॉट के रिस्पेक्ट में जी संवरक नियम को रखता है।
यदि ऐसा आता है देन वी से दैट G has closure property with respect to मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष जी क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है, ये हम बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने आपको कहा है ये ऑपरेशन जरूरी नहीं कि डॉट ही हो, दूसरे ऑपरेशन भी हो सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोलता है यदि जी के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, तो भी वह जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने मान लिया जी इज इक्वल टू है 1 - 1 i - i, 4 एलिमेंट जी के लिए 1 - 1 i - i। ठीक है, अब मैं डॉट प्रोडक्ट करके देखता हूँ जी के एलिमेंट के बीच में, है ना। जी में 4 एलिमेंट है, 1 है, -1 है, i है, -i है ना। 1 - 1 i और -i, और हम डॉट ऑपरेशन यहाँ यूज करने वाले हैं। देखते हैं क्या आता है। हमने कहा है कि जी के कोई भी दो एलिमेंट ले, उनके बीच में अगर हम डॉट ऑपरेशन करें तो आंसर जो आएगा वह भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। चलिए 1 और 1 का डॉट कीजिए, क्या आएगा? 1 डॉट 1 कीजिए, 1 आएगा। 1 डॉट -1 करेंगे, -1 आएगा। 1 डॉट आई करेंगे तो आई आएगा। 1 डॉट -i करेंगे तो -i आएगा। मतलब 1 के साथ इन चारों का डॉट किए तो यही आंसर आएगा। ये सारे जी के एलिमेंट हैं, देखो ये सारे के सारे जी के एलिमेंट हैं। चलिए -1 के साथ डॉट कीजिए, -1 1 -i और i आएगा। बताइए चारों एलिमेंट जी के एलिमेंट है क्या? ये जो आंसर आया चारों एलिमेंट जी के एलिमेंट। चलो i के साथ डॉट कीजिए तो i आएगा, -i आएगा। अब i स्क्वायर -1 होगा 1। देखो i डॉट i करेंगे तो i स्क्वायर आएगा, और i स्क्वायर को -1 होता है। और i डॉट -i करेंगे तो -i स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। याद रखना i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है और -i स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है। -i के साथ डॉट करेंगे तो -i आएगा, +i आएगा और 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जो भी आंसर आ रहा है ये सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं? जी के एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जी के कोई भी दो एलिमेंट लें और उनके बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वह जी का ही एलिमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कोई भी दो एलिमेंट ले, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, आई हो सकता है, -i हो सकता है ए का वैल्यू भी 1 हो, बी का वैल्यू भी 1 हो। ये भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेम हो। ये कोई भी दो एलिमेंट लें जी से और उनका डॉट प्रोडक्ट करें, ए डॉट बी करें, तो वह भी जी का ही एलिमेंट होगा। ए और बी अगर जी के एलिमेंट हैं तो ए डॉट बी भी जी का ही एलिमेंट होगा। ऐसा अगर आ जाए हम कहेंगे जी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बताओ यहाँ जी क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है कि नहीं रखता है? देखो ए और बी की वैल्यू कुछ भी लेके देख लीजिए, रखता है। आप बोल सकते हो जी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जी क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं जिससे हम ये साबित करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है कि नहीं रखता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक सेट लिया जी, इसमें एलिमेंट है -1 -2 -3 -4 एंड 7। ठीक है, जी के एलिमेंट्स हैं -1 -2 -3 -4। चलिए जी के कोई भी दो एलिमेंट लीजिए। सपोज आपने लिया -1 और -2 ले लिया, दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट आप ले सकते हो। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, -1 डॉट -2। बताओ क्या आंसर आएगा? -1 जी का एलिमेंट है, -2 भी जी का एलिमेंट है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट किए, क्या आंसर आएगा? अब बताओ 2 जी का एलिमेंट है कि नहीं? ऊपर देखो,
2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जी। तो ठीक है, -1 जी का एलिमेंट था, -2 भी जी का एलिमेंट था, लेकिन इन दोनों का जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर जो आया वह जी का एलिमेंट नहीं। तो बताइए यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है? देखो नहीं हो रहा है ना, यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आप बोल सकते हो यार जी हैज नो क्लोजर प्रॉपर्टी, नो क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। तो यहाँ जी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं रखता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो सेट है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, कर भी सकता है और नहीं भी। सेकंड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का कहना है कि ए डॉट बी डॉट सी करे, यह इक्वल आएगा ए डॉट बी डॉट सी। ये डॉट के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ डॉट की जगह प्लस लिखना होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तो ये लेफ्ट साइड में बी और सी के का डॉट है, उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, और राइट साइड में ए और बी के बीच में ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि जी जो है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो। समझ में आ गया? बोलो, आ गया समझ में? हेलो, चलिए। एक होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जी के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब जी के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, बस। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यह है कि ऐसा एलिमेंट, जी में एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका जी के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वह एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूँ, है ना, मैं लिख रहा हूँ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग कर जी, देयर एग्जिस्ट, इस साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देयर मतलब वहाँ, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है ना, तो वहाँ ई का अस्तित्व है कहाँ, जी में। इस प्रकार से सच दैट, इस प्रकार से एग्जिस्ट करे कि ए डॉट ई करें तो ए ही आंसर आए, है ना। वैसे ही अगर हम ई डॉट ए करें तो भी ए ही आंसर आए। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ए डॉट ई करें तो भी ए आंसर आना चाहिए, ई डॉट ए करें तो भी ए ही आंसर आना चाहिए। ऐसा ई एग्जिस्ट करना चाहिए जी में, और ऐसा ई अगर जी में एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे जी हैज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एक आइडेंटिटी एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार से एग्जिस्ट करे कि ए डॉट ई करें तो भी ए आंसर आए, या ई डॉट ए करें तो भी ए ही आंसर आना चाहिए, और ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। यह है आइडेंट, यस। सर जो उल्टा ये आप यूज किए उसको देयर एलिमेंट बोलते हैं ना? ये इस साइन को बोल रहे हैं? यस सर, देयर एलिमेंट होगा ना सर इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। इस साइन का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देयर मतलब होता है वहाँ, और एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब पढ़ो हिंदी में क्या होता है इसका मतलब। इस साइन का मतलब होता है वहाँ अस्तित्व है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, अगर मैं लिखता हूँ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, इसका मतलब हिंदी में हुआ कि वहाँ एक ई जी में इस प्रकार अस्तित्व है कि, ऐसे हिंदी में होगा वहाँ ई बिलोंग टू जी का अस्तित्व, अस्तित्व है ना, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि देयर एग्जिस्ट।
देयर मतलब वहाँ, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है, तो ये साइन यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए। यदि कोई चीज़ वहाँ एग्जिस्ट करता है तो हम देयर एग्जिस्ट लगाते हैं, अगर वो एक एलिमेंट है तब, है ना। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी, और इस फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नहीं कम्यूटेटिव नहीं, सॉरी, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी का कहना यह है कि यदि ए जी का एलिमेंट है तो ये सूचित करे, इम्प्लाई करे कि ए का इनवर्स भी जी का एलिमेंट होना चाहिए, और इस प्रकार से हो, ए का इनवर्स जी का एलिमेंट इस प्रकार से हो कि ए डॉट ए इनवर्स करें तो ई आ जाए। वैसे ही अगर ए इनवर्स डॉट ए करें तो भी ई आ जाए, है ना। तो अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए का इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए, तब जी में इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, ऐसा हम कहेंगे, है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। और फोर्थ एक लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये लीजिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम। इनका कहना है ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब ए और बी का डॉट करें या बी और ए का डॉट करें, इक्वल आना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी के लिए। यदि ऐसा आता है तो हम कहेंगे जी हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं सारे प्रॉपर्टी हमें अगर देता है तो सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जी में 4 एलिमेंट ले लिए, 1 -1 i माइनस आई। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है कि नहीं रखता है, थोड़ा देर पहले हमने बताया था। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, और क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको ये चेक करना होता है कि यदि हम जी से 2 एलिमेंट लें तो वो सूचित करे कि उनका डॉट भी जी का ही एलिमेंट है ना। कोई भी 2 एलिमेंट लिए, कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, ए और बी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 1 -1 i माइनस आई, इन चारों में से कुछ भी ले सकते हो, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू भी इन चारों में से कुछ भी आप ले सकते हो। और 2 एलिमेंट आप लीजिए जी से और उनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो अभी आप थोड़ा देर पहले हमने बताया था 4 एलिमेंट हमारे पास, 1 -1 i और माइनस आई, है ना। 4 एलिमेंट है, 1 -1 i और माइनस आई। डॉट प्रोडक्ट करके देखिए क्या आंसर आया था, बताओ। 1 के साथ डॉट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 -1 i -1 के साथ डॉट करेंगे तो 1 -1 1 माइनस आई आई आ जाएगा। आई के साथ डॉट करेंगे तो आई माइनस -1 1 आएगा, और माइनस आई के साथ डॉट करेंगे माइनस आई 1 और -1 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो ये आंसर आ रहा है, और ये सारे एलिमेंट जी के एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे जी के एलिमेंट हैं। तो आप बोल सकते हो जी के पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? हेलो। तो आप बोल सकते हो दस जी हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, जी के पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, जी क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जी क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है। सेकंड प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैसे चेक करेंगे, क्या हमने आपको बताया था। इसमें हमने कहा था कि ए डॉट बी डॉट सी यह इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी के। याद करो यही हमने कहा था क्या, ए डॉट बी डॉट सी यह इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी के। तो आप बताइए कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए, ए बी सी 3 एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। ए की जगह आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, बी की जगह भी इनमें से कोई भी ले सकते हो, सी की जगह भी इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो ए बी सी की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, है ना। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ
हमने मान लिया A1 है, B-1 है और C I है। जरूरी नहीं है कि ये लेना, आप दूसरा भी ले सकते हो। हमने A लिया 1, B लिया -1 और C लिया I। ठीक है, देन तब A डॉट B डॉट C, ये आ जाएगा 1 डॉट -1 डॉट I। क्या आएगा, पूरा सॉल्व करो। 1 डॉट -I आएगा। देखिए A डॉट B डॉट C की वैल्यू -I आएगा। अब हम निकाल रहे हैं A डॉट B डॉट C, क्या आएगा 1 डॉट -1 और डॉट I, क्या आएगा -1 डॉट I आएगा। देखिए हमने A डॉट B डॉट C निकाला, -I आंसर है। और वैसे ही हमने निकाला है A डॉट B डॉट C, तो भी -I आंसर आ रहा है। देखो, हेलो, आ रहा है? यस तो हम बता सकते हैं कि A डॉट B डॉट C इक्वल है A डॉट B डॉट C के। फॉर ऑल ABC, कोई भी ABC की वैल्यू G से आप कुछ भी ले सकते हो, सबके लिए लागू है। तो आप बोल सकते हो हैंस G हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to मल्टीप्लिकेशन। जी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता है। थर्ड प्रॉपर्टी आता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आपको ये बताना होता है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जी में। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी सच दैट, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि अगर हम ए डॉट ई करें या ई डॉट ए करें तो ए ही आएगा। और ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी के लिए। तो आप देखिए आपका जो एग्जाम्पल है उसमें, इसमें कोई एक आध एलिमेंट ढूंढिए चारों में जिनका इनके साथ डॉट करें तो वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? इन चार में से कोई एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। बताइए कौन है? वन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो हम देख सकते हैं हियर हियर ई इज इक्वल टू 1 बिलोंग करता है जी में, और सच दैट ई की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। इस प्रकार से है कि अगर हम 1 डॉट 1 करें तो 1 आएगा, अगर हम -1 डॉट 1 करें तो -1 आएगा, अगर हम आई डॉट 1 करें तो आई आएगा, -I डॉट 1 करें -I आएगा। देखिए मतलब जी के एलिमेंट है 1 -1 I -I, इनके साथ अगर 1 का डॉट करें तो वही एलिमेंट फिर से वापस मिलेगा। 1 के साथ डॉट करें तो 1 आ रहा है, -1 के साथ डॉट करें -1 आ रहा है, आई के साथ डॉट करें तो आई आ रहा है, -I के साथ डॉट करें -I आ रहा है। तो बताओ क्या जी में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है? बोलो, क्या जी में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तभी होगा जब जी के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो है, तो जी के पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है ना। तो आप बोल सकते हो दज जी हैज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद में आता है फोर्थ प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यदि ए जी का एलिमेंट है तो ये सूचित करे, ये इम्प्लाई करे कि ए का इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए का इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो चलिए, जी के 4 एलिमेंट है, आप लोगों को पता है। 1 जी का एलिमेंट है, -1 भी जी का एलिमेंट है, आई भी जी का एलिमेंट है और -I जी का एलिमेंट है। जी के 4 एलिमेंट्स है, 1 -1 I और -I। 1 का इन्वर्स निकालते हैं। 1 का अगर हम इन्वर्स निकालें तो 1/1 1 ही आएगा। देखो इस 1 का इन्वर्स 1 आएगा और 1 जी का एलिमेंट है, मतलब 1 भी जी का एलिमेंट है, 1 का इन्वर्स भी जी का एलिमेंट है। चलिए, अगर -1 का इन्वर्स निकालते हैं तो आ जाएगा 1/-1,
मतलब -1 आएगा, और -1 का इन्वर्स भी -1 आ रहा है, ये भी जी का एलिमेंट है। तो -1 भी जी का एलिमेंट है, -1 का इन्वर्स भी जी का एलिमेंट है। आई का इन्वर्स निकालते हैं, आई का इन्वर्स, आई का इन्वर्स 1/i होगा, 1/i को माइनस आई होता है, 1/i की वैल्यू -i होता है। कैसे होता है इधर आप देखिए, 1/i की वैल्यू -i कैसे होता है, देखो 1/i, इसको आप लिख सकते हो i⁴/i, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होता है। अब i की पावर 4 और i कटेगा तो i³ आ जाएगा, है ना। 1 को i की पावर 4 लिखा, और i की पावर 4 और i कैंसिल हुआ तो i³ आया। अब i³ को आप लिख लीजिए i² × i। अब i² की वैल्यू -1 होता है, i² की वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 × i, दैट मीन्स -i, तो 1/i की वैल्यू -i होता है। समझ में आता है आप लोगों को? हेलो, 1/i की वैल्यू क्या होता है, -i होता है, और -i भी जी का एलिमेंट है, तो i भी जी का एलिमेंट है, i का इन्वर्स भी जी का एलिमेंट है। -i का इन्वर्स ये हो जाएगा 1/-i, 1/-i i बन जाएगा, और i भी जी का एलिमेंट। तो हम देख रहे हैं कि 1 का इन्वर्स भी जी का एलिमेंट है, -1 का इन्वर्स भी जी का एलिमेंट है, i का इन्वर्स भी जी का एलिमेंट है, और -i का इन्वर्स भी जी का ही एलिमेंट है। मतलब जी के एलिमेंट का इन्वर्स भी जी का ही एलिमेंट है। तो आप बोल सकते हो दस जी हैज इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो जी इन्वर्स प्रॉपर्टी को रखता है। इसके बाद में आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए एक और प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कहना है a.b यह इक्वल होगा b.a के, फॉर ऑल a b बिलोंग टू जी, है ना। मतलब a.b करें या b.a करें तो इक्वल आना चाहिए। जी में 4 एलिमेंट है, जैसे हमारे पास है 1 है, -1 है, i है, -i है, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन जी। कोई भी 2 एलिमेंट का डॉट करके देखते हैं, जैसे हमने 1.-1 किया, इसका वैल्यू आएगा -1, वैसे ही -1.1 करते हैं तो वैल्यू आएगा -1। बताओ इक्वल है क्या दोनों? मेरा ये कहना है क्या 1.-1 यह इक्वल है -1.1 के? हाँ या ना? है ना। आप दूसरा एलिमेंट लेके भी दे सकते हो, -1 और i लेके देख सकते हो आप, है ना। आप ऐसा भी ले सकते हो -1.i, ये -i आएगा, वैसे i.-1 ये भी -i आएगा। -1.i करेंगे तो -1 आएगा, और i.-1 करेंगे तो भी -1 आएगा। इसका मतलब ये है कि -1.i यह इक्वल है i.-1। तो आप बताओ कि जी के एलिमेंट के बीच में अगर हम क्रम को चेंज करें तो भी आंसर सेम आ रहा है। तो आप बोल सकते हो दस जी हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रकार से हमने ये साबित कर दिया जी के पास एक पूरे 5 प्रॉपर्टी है, मतलब जी ये पांचों प्रॉपर्टी को रखता है। तो जो पूरे 5 प्रॉपर्टी को रखता है उसे हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप। तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हम किस नाम से जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स में आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया, पूरे 5 प्रॉपर्टी? हेलो, पूरे 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गया? ओके, चलिए। तो हमने 5 प्रॉपर्टी आपको समझाया है, कहीं भी डाउट होगा तो आगे और फ्यूचर में बताएंगे। मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। सेट का जो नामकरण है उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर करेंगे, है ना, उनके गुण के आधार पर, है ना। जो प्रॉपर्टी वो रखेगा उसके हिसाब से उसका नामकरण पड़ेगा। सबसे पहले आता है ग्रुपाइड। ग्रुपाइड, ग्रुपाइड हम बोलेंगे जो क्लोजर प्रॉपर्टी को रखेगा, जो रखेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को। केवल एक प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, केवल एक ही प्रॉपर्टी को अगर रखता है तो हम बोलेंगे ग्रुपाइड। उसके पास
एक और एक ही प्रॉपर्टी होगा, और वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी। ब्लर आ रहा है क्या, देखो। हेलो, वैसे ब्लर हो रहा है। एक मिनट है, रीस्टार्ट करता हूँ मैं। हेलो हेलो, यस सर, अब क्लियर है। ओके। तो ग्रुपाइड के पास केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी होता है, सिंगल प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को रखता है तो उसको हम कहते हैं ग्रुपाइड, है ना। इसके बाद में आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप बनने के लिए दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा, और साथ साथ उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, और साथ साथ उसमें एक और प्रॉपर्टी होगा जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी रहेगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये दो प्रॉपर्टी उनके पास है तब वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप बनने के लिए उसके पास दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। इसके बाद में आता है मोनाइड। मोनाइड मोनाइड बनने के लिए तीन प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट है जिसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को रखता है तो कहलाएगा मोनाइड। मोनाइड बनने के लिए तीन प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। इसके बाद में आता है ग्रुप। ग्रुप बनने के लिए चार प्रॉपर्टी का होना जरूरी है ना। ग्रुप बनने के लिए चार प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। पहला, वह क्लोजर प्रॉपर्टी को रखेगा। दूसरा, वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखेगा। तीसरा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को रखेगा। और चौथा, वह रखेगा इनवर्स प्रॉपर्टी को। तो ग्रुपाइड बनने के लिए सिंगल प्रॉपर्टी चाहिए, सेमी ग्रुप बनने के लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मोनाइड बनने के लिए तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी का होना जरूरी है ना। इससे बड़ा होता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप बनने के लिए पांच प्रॉपर्टी होना जरूरी है, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी और कम्यूटेटिव भी। ये नहीं, तो अगर ये पांचों प्रॉपर्टी को रखता है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को भी रखेगा, है ना। अबेलियन ग्रुप बनने के लिए उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, ये उसके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी होगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। ये पूरे पांच प्रॉपर्टी होगा तब अबेलियन ग्रुप बनेगा। समझ में आ गया। तो ग्रुप बनने के लिए कितने प्रॉपर्टी चाहिए बताओ। ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी। और सेमी ग्रुप होने के लिए दो प्रॉपर्टी। यस, सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए और ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी। अबेलियन ग्रुप बनने के लिए पांच प्रॉपर्टी। पांच प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। तो याद रखिए, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर जो जो प्रॉपर्टी वो रखता है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया गया है ना। अब ग्रुप आता है तो सेमी ग्रुप भी आता है, सब ग्रुप भी आता है ना। नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं, ऐसे बहुत सारे सेट के और सबसेट्स आते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने आपको कहा है ग्रुप बनने के लिए चार प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। वैसे ही एक आता है सब ग्रुप। सब ग्रुप भी अपने आप में ग्रुप है, लेकिन चूंकि ये ग्रुप के अंदर होगा इसी कारण सब ग्रुप कहलाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा जी एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो कितने प्रॉपर्टी इसके पास बताइए। जी अगर ग्रुप है तो जी के पास कितने प्रॉपर्टी हैं, चार प्रॉपर्टी, है ना। और एच को मैंने सब ग्रुप कहा, इसके पास भी चार प्रॉपर्टी है,
ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसके बाद भी 4 प्रॉपर्टी है, लेकिन यह H जो है वह G के अंदर है। तो G ग्रुप है और H सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप भी अपने आप में ग्रुप ही होता है, लेकिन चूंकि ये G से छोटा है, इसी कारण सब ग्रुप कहलाएगा। अब सब ग्रुप हम कैसे चेक करेंगे कि वह G का सब ग्रुप है कि नहीं है? इसके लिए आपको 2 प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा, है ना? तो मैं बता देता हूँ, लेट G बी अ ग्रुप। यदि G एक ग्रुप है और H जो है यह सबसेट है G का, है ना? G एक ग्रुप है और H G का सबसेट है। H is said to be a subgroup of G if H को हम सबग्रुप बोलना चाहते हैं G का, इसके लिए आपको ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव करना होगा, क्लोजर और इन्वर्स। पहला, अगर A और B H का एलिमेंट है तो ये इम्प्लाई करे A डॉट B भी H का एलिमेंट हो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है ना? और दूसरा, अगर A H का एलिमेंट है तो ये इम्प्लाई करे A का इन्वर्स भी H का ही एलिमेंट हो, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ये क्लोजर और इन्वर्स अगर 2 प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो भी H सब ग्रुप बन जाएगा। तो सब ग्रुप बनने के लिए ये 2 प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ेगा। किसके लिए? H के लिए। H के लिए अगर ये 2 प्रॉपर्टी आपने बता दिया तो H कहलाएगा सब ग्रुप। H क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। समझ में आ गया? बोलो। चलिए, अब नॉर्मल सब ग्रुप बता देते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए देखो, लेट G बी अ ग्रुप। G एक ग्रुप है एंड H बी अ सब ग्रुप। G एक ग्रुप है और H जो है सब ग्रुप है G का। G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। G एक ग्रुप है, H G का एक सब ग्रुप है। इस H को H is said to be normal subgroup of G if यह H जो है G का नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? देखिए, यदि G, ये स्मॉल G का एलिमेंट है और ये जो स्मॉल h है यह H का एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं G और H भी कुछ भी ले सकते हैं। याद रखना, ये जो एलिमेंट है वो ग्रुप से होना चाहिए और ये जो एलिमेंट है वो सब ग्रुप से होना चाहिए, और ये दोनों मिलकर ये सूचित करे कि GH G इनवर्स भी H का एलिमेंट है। इस टाइप का एलिमेंट H में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर ये जो G है वह ग्रुप से आया है और ये जो H है वो सब ग्रुप से है। अब ये पूरा एलिमेंट GH G इनवर्स, अगर H का एलिमेंट आ जाए तो H कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। H क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। इस टाइप का एलिमेंट H के अंदर होना चाहिए, तभी H नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। समझ में आ गया? इस टाइप के एलिमेंट H के अंदर। याद रखना, नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए H को पहले सब ग्रुप होना जरूरी है ना? पहले H सब ग्रुप रहेगा, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को रखेगा, उसके बाद में अगर ये प्रॉपर्टी और रखता है एडिशनल प्रॉपर्टी, तब H कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है? तो नॉर्मल सब ग्रुप बनने के लिए इस प्रॉपर्टी का रखना जरूरी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कोसेट के बारे में। कोसेट, जिसको हिंदी में सहसमुच्चय कहते हैं। लेट G बी अ ग्रुप, G एक ग्रुप है एंड H बी अ subgroup of G, subgroup of G, G be a group and H be a subgroup, then HX, H में S का मल्टीप्लाई किए, इसमें एलिमेंट HX टाइप के आएगा, जहाँ पर H बिलोंग करेगा कैपिटल H में और X बिलोंग करेगा G। X G का एलिमेंट है और ये जो कैपिटल H का एलिमेंट स्मॉल h है, HX टाइप का एलिमेंट है। ये कहलाएगा राइट कोसेट, या केवल आप कोसेट कहोगे तो भी चलेगा। इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ G। G का राइट कोसेट कहलाएगा, या आप केवल आप कोसेट भी आप कह सकते हैं, है ना?
एंड अगर आप ऐसे लिखते हो एक्स एच, इसका एलिमेंट एक्स एच टाइप का होगा, जहाँ पर एच कैपिटल एच से है और एक्स जो है जी से है। तो इस टाइप का अगर लिखते हो एक्स एच, ये कहलाएगा लेफ्ट कोसेट, इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ जी। तो याद रखना, ये कहलाएगा राइट कोसेट, ये कहलाएगा लेफ्ट कोसेट। शॉर्टकट में आप इसको कोसेट भी बोल सकते हो। इस टाइप का एलिमेंट एग्जाम्पल देकर आप समझाते हैं। चलिए, मान लो जी में एलिमेंट है 1 -1 i -i, ठीक है, और एच में दो एलिमेंट है 1 -1। जी एक ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है। तो हमें निकालना है एच डॉट 1, क्या आएगा बताओ। एच के एलिमेंट है 1 -1, उसमें 1 का डाको, 1 जी का एलिमेंट है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसमें, दोनों में, इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करो। एच डॉट 1 क्या आएगा बताइए। एच का जो एलिमेंट है ना, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, एच के एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 1 आएगा, -1 आएगा। अगर हम एच डॉट आई निकालें तो बताइए क्या आएगा। आई का इंटू आई और माइनस आई, आई और माइनस आई माइनस आई। ये सब कोसेट कहलाएंगे। एच डॉट -1 भी निकाल सकते हैं, एच डॉट -i भी निकाल सकते हैं। ये कहलाएंगे कोसेट्स कहलाएंगे। एक कोसेट है ना, एक कोसेट है, ये जी के कोसेट है। कोसेट भी जी के अंदर ही होगा, जी के एलिमेंट से ही आएंगे इसमें, लेकिन इसको हम सब ग्रुप बोलेंगे, एच को, जी को ग्रुप बोलेंगे और इसको हम कोसेट बोलेंगे, है ना। तो ये सारे कोसेट्स हैं, आर कोसेट्स ऑफ जी के कोसेट्स है। समझ में आया? चलिए, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कोसेंट ग्रुप। कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप जैसे हमने कहा लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है, एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी अपान एच, इसका जो एलिमेंट है एच एस टाइप के, कोसेट टाइप के होते हैं, याद रखना। जी अपान एच का एलिमेंट ये कोसेंट ग्रुप कहलाता है, और इसके एलिमेंट कोसेट के फॉर्म में होंगे, जहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा जी में। तो इस टाइप का जो एलिमेंट को रखेगा वो कोसेंट ग्रुप कहलाएगा, है ना, जिसमें कोसेट्स होते हैं। तो इसको जी बाई एच को हम कहेंगे इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। जी का यह विभाग समूह कहलाएगा, कोसेंट ग्रुप कहलाएगा। याद रखना, कोसेंट ग्रुप के एलिमेंट कोसेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी एक ग्रुप है और एच नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया कोसेंट ग्रुप आप लोगों को। हेलो, यस सर। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आज हम यहीं तक छोड़ रहे हैं आज की क्लासेस। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को रियल भी पढ़ाएंगे, एलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए, नेक्स्ट क्लास से नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू ऑल। आप लोग अपना अटेंडेंस पोस्ट करोगे